स्पीकर साहब, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं इस ऑगस्ट हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बात कर रही हूँ। तो मेरी पार्टी को ये फ़ख्र हासिल है कि इसके बानी कायद पाकिस्तान के न सिर्फ पहले मुंतखब सदर बल्कि मुंतखब वज़ीर आज़म रहे। इसकी खातून लीडर मुस्लिम उम्मा की पहली वज़ीर आज़म रहीं और जरदारी साहब को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो दूसरी दफ़ा सदर बने हैं। और इस बात के साथ मुझे ये फ़ख्र है कि जब आज मैं इस स्पीच पर जिस पे बहुत कम बात की जा रही है, जिसको ना सुना गया है और ना ही बाद में पढ़ने की कोशिश की गई है, मैं उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए और पॉलिसी के आईने में उस पे बात करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो पार्टी लीडर्स पर एतराज़ भी ये किए गए हैं, उसका भी जवाब मैं अपनी पार्टी के नज़रियात में रहते हुए दूँ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब ये बात की जाती है कि जरदारी साहब रिकन्सिलिएशन क्यों चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ से बात क्यों करना चाहते हैं। आज इस बात को बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप हमारी तारीख़ पर नज़र डालें तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा कि एक पॉलिटिकल लीडर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मुल्की मामलात पे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नुक्ता नज़र पे लेकर आ सके। सर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने जब सियासत को ज्वाइन किया तो उसके सिर्फ 4 दिन बाद इस मुल्क में पहला मार्शल लग गया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लेनिन और माओ के फॉलोअर्स थे और लेनिन की ये सेइंग है कि आपको अपनी आवाम से हमेशा टच में रहना चाहिए और उसके लिए आपको सियासत करनी चाहिए, चाहे आपको राइट विंग की सियासत करनी पड़े। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ना सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, वो उस वक्त एक काबिल तरीन नौजवान थे, लेकिन जब वो ताशकंद गए तो वहाँ से उन्होंने डिक्टेटर से बेजारी का ऐलान शुरू किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो हमने जंग जीती है वो हम टेबल पे हार रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि मसला कश्मीर को प्रेफर करते हुए हमारी पार्टी की बुनियाद रखी गई। ये बात यहाँ रुकी नहीं, हमें पूरे रास्ते दिए हैं पार्टी ने कि ख़वातीन सियासतदान को क्या करना है और मर्द सियासतदान को भी क्या करना है। बेगम नुसरत भुट्टो पहली खातून थी जिन्होंने मार्शल को चैलेंज किया जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जेल में थे। और वक्त ने ये साबित किया कि बेशक हमें रास्ते से हटाया जाए, हमारी लीडरशिप को कत्ल किया जाए, लेकिन हम अपनी पार्टी की पॉलिसी को, अपनी पार्टी के नज़रिए को लेके आगे चलेंगे। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि वो शख्स जिसने अपने उरूज में पार्टी बनाई, मार्शल को चैलेंज किया, जेल गया, उसके पास रास्ता था, उसके पास जवानी थी, उसके पास लोग थे, उसके पास शख्सियत थी कि वो चमचागिरी की सियासत करता रहता, लेकिन उसने अमल से ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में मार्शल नहीं चलेगा, डिक्टेटर्स नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ना होगा। सर उसके बाद किसी लीडर के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो कठपुतली बने, थर्ड ऑप्शन बने और नए नारे लगाकर बेवकूफ़ बनाए। जुल्फ़कार अली भुट्टो रास्ता दे चुका है। और ये जो रिकन्सिलिएशन की बात पे ताना दिया जाता है, तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी पार्टी की तारीख़ के आईने में जाऊंगी। मुझे याद आता है शिमला जाते वक्त किस तरह शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने अपोनेंट लीडर से असेंबली के अंदर इत्तफ़ाक़ राय लिया, एतमाद लिया और फिर जाकर वो यादगार शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला का समिट हुई। तो मैं यहाँ पे पार्टी रुकी नहीं सर। जब मेरे कायद को फांसी हो गई, जब मेरी पार्टी ने अपनी कमर पे 84,480 कोड़े खा लिए, 17 फांसियाँ दे दी गईं, तो मेरी लीडर जो है वो किसी डिक्टेटर के आगे झुकी नहीं।
जब डिक्टेटर ने मायूस होकर उन तमाम चमचों करछों से जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के बाद समझते थे कि हमें यहाँ पनाह मिलेगी, उनसे बेजारी के बाद उस कमज़ोर फिजीक की खातून की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उन्हें ठुकरा दिया। और वो सबक जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी है, उसने पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, उन पॉलिटिकल पार्टीज से बात की जिनके लीडर्स ने हमारे लीडर की फांसी पे मिठाइयां बांटी थी, जिन्होंने शादियाने बजाए थे, लेकिन उनसे बात करके एमआरडी बनाई। ये मेरी पार्टी की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद रिकंसिलिएशन की पहली मंजिल और पहली फतह थी कि ये सबसे उसने मनवाया कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी थी जिसे डिक्टेटर ने ख़त्म किया और अब हमने उसकी मूवमेंट करनी है रेस्टोरेशन की। तो ये रिकंसिलिएशन हमारी पार्टी का वतीरा है और हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से रिकंसिलिएशन करते रहेंगे। अरे भाई, क्या हुआ है? क्या किसी लीडर को जुडिशल मर्डर कर दिया गया है? क्या किसी लीडर को 11 साल एक मर्तबा और 3 साल मुख्तलिफ मर्तबा करके बगैर किसी सज़ा के जेल में रखा गया है? क्या उसकी ज़बान काटी गई है? क्या वज़ीर आज़म को गलत सज़ा दे के घर भेज दिया गया है? कुछ भी नहीं हुआ है। आइए बात करें। आपको शिकायत है, सबको शिकायत रही हमेशा कि इस मुल्क में कैसे इलेक्शंस होते हैं। हमसे पूछें कैसे होते हैं। रातों रात अपनी किताबों में लिखा, अपने आप को मुख्तलिफ जगह की पैदावार कहने वालों ने, सिंध के लोगों ने, कि जी हमने रातों रात इमाम मस्जिद खड़े किया इलेक्शन के लिए क्योंकि हमें कहा था। क्या हमें नहीं मालूम कि शहरी सतह पर डिक्टेटर ने कौन सी तंजीम बनाकर जो है लिसानी सियासत की बुनियाद डाली? क्या हमें नहीं मालूम कि सिर्फ एक पीपल्स पार्टी को पीछे करने के लिए किस तरह जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली दरारें डाली गई मुल्क में, ज़बान की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे? लेकिन हम पीछे नहीं हटे। फिर यहाँ पे रुकी नहीं प्री पोल रिगिंग की सिलसिला। मेरी कायद को शहीद कर दिया गया इलेक्शन से पहले, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। फिर इलेक्शन आए तो जनाब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि तालिबान जो हैं उनकी ये धमकी है कि वो उसे उनके जलसे को बॉम्ब से उड़ा देंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उचक उचक के अपनी जो है वो कैंपेन चलाती रहीं, लेकिन हमने पॉलिटिकल पार्टी ही से बात की। हम 126 थे, लेकिन हमने अपने पार्टी के नज़रिए के ऊपर चलते हुए आइन को भी बहाल किया। हमने जो है ज़राअत भी रिकॉर्ड की, एक्सपोर्ट की। हमने जो है वो अपनी अवाम के लिए 1000 साल के लिए सोचा और सी पैक जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई। तो हम आज भी जब आपसे और सबसे रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो अपने मुल्क के लिए करते हैं, इस पार्लियामेंट के लिए करते हैं कि इस पार्लियामेंट को ताला ना लगे, यहाँ पे अवाम के मसाइल सुने जाएं। आइए बात करें। हमें देखिए 44 साल के बाद उसी इदारे से इंसाफ मांगते हैं जहाँ से मेरे कायद को शहीद किया गया, जुडिशल मर्डर किया गया। उसी इदारे से इंसाफ मांगते हैं कि मेरे कायद ने समझते थे, बैरिस्टर थे, बार एट लॉ किया हुआ था, मैं यही सब कहूँगी ना, लेकिन माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए क्योंकि वो समझते थे कि आज मुझे अगर हटाया जा रहा है तो मैं एक नज़रिए पे चल रहा हूँ और मेरा नज़रिया हमेशा जिंदा रहेगा। और सर आज भी वो नज़रिया जिंदा है और हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। हमें मालूम है कि हमें इसी असेंबली से रास्ता निकालना है। हमें जो भी रिफॉर्म्स करनी है, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स करें, हमने इसी असेंबली से करनी है। मैं दावत देती हूँ तकरीर के पहले हिस्से पे बात करते हुए कि आइए किसी भी ताकत की कठपुतली बनने के बजाय बेहतर है कि अब सियासी रास्ता इख्तियार कीजिए। सर इस स्पीच में बात की गई है एजुकेशन पर और हेल्थ पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी हुई कि कंटेनर का इस्तेमाल अब पंजाब में भी हुआ। मैं चाहती हूँ कि सूबे सिंध की तरह
चेस्ट पेन यूनिट्स भी कंटेनर में बनाए जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि जो टेलीमेडिसिन का रास्ता हमारे सिंध में हुआ है, अपने आवाम को जो है सहूलत देने के लिए सेहत की, उन पे अमल किया जाए। जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं पूरे सिंध में, चाहे वो दिल के हों, चाहे वो गुर्दे के हों, चाहे वो जिगर के हों, इस तरह से मैं चाहती हूँ कि पूरे मुल्क में ये हॉस्पिटल्स बने। जहाँ भी मेरे कायद बिलावल भुट्टो जाते हैं, लोग उनसे यही डिमांड करते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको वो तादाद दूंगी कि जब से ये हॉस्पिटल्स बने हैं उसमें कितने पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो अगर तमाम सूबे इस पे अमल करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि जो एक पेशेंट का लोड है, आबादी का तो ऑलरेडी सिंध में है, क्योंकि जो हमारी माशी पॉलिसी है, जो हमारे हालात हैं, उससे तमाम सूबों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन ये पेशेंट का लोड कम होगा। एजुकेशन को बात की गई और ख़ास तौर पर कहा यह जाता है कि बड़े कम पॉइंट्स थे। जी, आप 777 पॉइंट्स रखें, इम्प्लीमेंट एक पे भी ना हो तो उससे बेहतर है कि आप कम पॉइंट रखें जिनसे सारे पॉइंट्स इंटरलिंक हैं, उन पे बात करें और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ ये बात होती रही कि सिंध में नहीं है उसका जो असर है, तो मैं ये बात करूँगी कि एजुकेशन पे मैं जब बात करना चाहती हूँ तो इस पे ज़ोर दिया गया है कि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में है और बहुत से सूबों में ज़्यादा भी, बहुत सूबे में ज़्यादा भी होंगे किसी में, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने बहुत सारे आउटगोइंग स्कूल बच्चों को स्कूल्स में भेजा है और एक तेज़ तरीन जो है वो सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसमें वो बच्चे जो लेट स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो 2 से 3 साल में करें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब जगह हो। और सर, इसके साथ साथ जो हमने पॉलिसी इख्तियार की है, क्योंकि जब हमने शहीद बीबी के बाद इक़्तिदार संभाला था तो लियारी में हमें गैंगस्टर तोहफे में मिले थे, लेकिन आज वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है और पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी भी है। हमने किला कवर किया है उन लोगों का। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम, कॉमिक्स कॉलेज और लॉ कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी के दर्जे दिए और 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में आया है, एजुकेशन को फोकस करें और ख़ास तौर पर लड़कियों की बात की है। सर, मैं थोड़ी सी बस स्पीच को कवर कर लें, 12 मिनट हो गए प्लीज। मैं बस स्पीच पे वाइंड अप कर लें, मैं स्पीच पे कर रही हूँ थोड़ी सी। तो ये जो सिर्फ बच्चियों के भी आउट ऑफ स्कूल है, इनके अलावा ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनके लीगल प्रोटेक्शन पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं दावत देती हूँ तमाम सूबों को कि वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बच्चों की शादी की उम्र के ऊपर बात की जाए। तमाम सूबों में गुनाह समझा जाता है इस पे। और प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक लॉ जो सिंध का है, इसको प्लीज़ सब इसको स्टडी करें और इस पे बात करें। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सीटों और सेंटरों से निकाल के जो चाइना की तरफ रुख किया और 5000 मुरब्बा मील के साथ K2 हमारे हिस्से में आया, हमें अपने इन दोस्तों की तरफ तवज्जो देनी है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को याद करती हूँ तो टर्की, सऊदी अरब, ईरान और इन सब को, अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। सर, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तोहफ़ों पे मुल्कों से दोस्ती ख़राब नहीं की जाती है। नीयत को, इंसान को मजबूत रख के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जहाँ कश्मीर की बात है तो मैं ये समझती हूँ कि 1000 साल में हमें अगर जंग करनी पड़ी तो हम इस बात को भूलते नहीं कि ये मेरे कायद ने कहा है। फाइनेंस पे सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि बार बार ये बात हो रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए ताकि हम वो बार बार खिफत ना उठा सकें जो एक दफ़ा हमने 97 में उठाई कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो लपेट दिए गए। फिर CPAC पे भी यही बात होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बस आखिरी ये करना चाहती हूँ कि सर देखें, जब हम बात करें तो तारीख़ को समझ के करें। कोटा सिस्टम जो है, ये कोटा जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 10 साल के लिए लगाया था। चौथे साल उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की। उसके बाद हम बहुत अरसे फेडरल में नहीं थे, लेकिन जहाँ से ये सवाल उठ रहा है, आप हर फेडरल हुकूमत का हिस्सा थे। आपने कभी एक रेजोल्यूशन नहीं इस पे दी कि कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।